डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। कई बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि भूगोल पर भी वीडियोज़ उनको चाहिए, तो बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ साथ अति लघु दीर्घ उत्तरी जितने भी आपकी श्रृंखलाएँ भूगोल में इंपॉर्टेंट रहेंगी वो धीरे धीरे आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का, भूगोल ज्योग्राफी का, और जैसा आपका फीडबैक मिलेगा वैसी प्रकार से फिर हम लोग आगे और अपना कार्य करते चलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्नों की संख्या में हम लोग पहले प्रश्न की ओर। मसाई क्या है? देखिए, आपका ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा गया है, मसाई क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, एक उद्योग है, एक जनजाति है, एक मरुभूमि है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एक जनजाति है। यानी मसाई क्या कहलाता है? तो मसाई एक प्रकार की क्या है? जनजाति है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न को मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है जिनेवा, बी दिया गया है ओमान, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पेरिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। देखिए, जिनेवा जो है वो एक शहर है जहाँ जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। तो दूसरा जो प्रश्न दिया गया है आप सभी लोगों के लिए, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिनेवा। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? फिर से एक बार प्रश्न को सुन लीजिए, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई, ऑप्शन नंबर सी दिया गया दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गाजियाबाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। देखिए, प्रवासी जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर रहने वाली वो जनसंख्या जो कि दूसरे राज्य से जाकर वहाँ पर रहते हैं लोग, अपने व्यापार के लिए, काम धंधों के लिए लोगों वहाँ पर रुकते हैं, मजदूर वर्ग हो गए जैसे। तो प्रवासी मजदूर की बात होती है ना, अभी देख रहे थे कि आपकी जब आपका लॉकडाउन लगा हुआ था पिछली बार या इस साल भी, तो देखा जाए तो कितने वहाँ से प्रवासी जो मजदूर थे वो किस प्रकार से वहाँ से आए। मुंबई से देखा जाए तो एक तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वहाँ से निकल कर आई तो वो एकदम खाली हो गया, समझ लीजिए। मतलब मुंबई में बहुत झुग्गी झोपड़ियाँ जो वहाँ पर पूरा इन्हीं लोगों से भरा ही है। तो वहाँ की प्रवासी जनसंख्या बहुत ही सर्वाधिक है। मतलब दूसरे देश से, मतलब दूसरे जगहों से, दूसरे प्रदेशों से जाकर लोग मुंबई जो प्रदेश है, राज्य है, वहाँ पर रहते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी भी है मुंबई, है तो आप जानते ही हैं। और मुंबई जो है वो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या वाला ये नगर क्षेत्र है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फटाफट करके रख लें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, क्योंकि नियमित रूप से आपको वीडियोस इस पर मिलते रहते हैं। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन इस पर बहुत बेहतर तरीके से चैनल पर कराई जाती है। और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी समस्याओं को भी हमसे बता सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ सकते हैं आप, 950 690 285 7। एक बार फिर से सुन लीजिए, 950 690 285 7। ये हम लोगों का क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आपसे जुड़ते हैं तो आप अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें बता सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत में धान, या जिसे हम चावल भी कहते हैं, तो चावल का उत्पादन में अग्रणी राज्य क्या है? तो भारत में धान का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन राज्य करता है? तो इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बिहार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पश्चिम बंगाल। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो भारत का राज्य है वहाँ पर धान की कृषि जो होती है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक होती है। तो पश्चिम बंगाल जो है वह धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का जो पांचवा प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया बिहार, ऑप्शन नंबर सी दिया गया मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया गया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत में जो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश आपका अग्रणी राज्यों में एक है। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें गन्ना उत्पादन की बात किया जाए और साथ ही साथ आलू उत्पादन की बात किया जाए, तो इन सभी में भी गन्ना उत्पादन है और आलू उत्पादन है, इन सभी में भी जो भारत में पूरे उत्तर प्रदेश जो है वो पहला स्थान रखता है। इस बात को भी याद रखिएगा, अगर गन्ना भी आपसे पूछा जाए, आलू यदि पूछा जाए आपसे, तो आप उन दोनों के लिए भी जो आंसर होगा वह उत्तर प्रदेश ही टिक करेंगे। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो जो पांचवा प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का जो छठवां प्रश्न है, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है? दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है छत्तीसगढ़, और ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खनिजों के उत्पादन में अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से जो बी होगा इसका आपका करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य। तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई नामक स्थान है, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई नामक स्थान पर ही दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र के नाम से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। तो जो छठवां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न में अगर देखा जाए तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न तो है और साथ साथ पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का मतलब कि 5 वर्षों के लिए बनाई गई एक योजना जो किसी विशेष उत्पादन के लिए लेकर यह कार्य करती थी। तो बताया गया कि प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है सातवां, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया 1951 से 1956 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2005 से 2010, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1905 से 1985 से 1991। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा 1951 से 1956। तो यही जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना को जोड़ा गया था जब कृषि के उत्पादन में लाया गया, बिजनेस व्यापार के उत्पादन में लाया गया, तो हर चीज़ों का धीरे धीरे जो 5 वर्षों के लिए बनाई गई योजना सीधे सीधे आप समझिए। तो सातवां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। आठवें जो प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कैसे भी पूछ सकता है आपकी 2011 में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 912, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 902, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 829, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 3954। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। तो यह जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर, तो देखिए 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये लिंगानुपात था। साथ ही साथ शिशु लिंगानुपात 902 है। उत्तर प्रदेश का ही ये भी डाटा दिया गया है 902 है, जो वो शिशु लिंगानुपात कितना है 902 है 2011 की जनगणना के अनुसार ही। जबकि ऑप्शन नंबर डी जो देखिए जो इसमें नंबर दिया गया 3954। तो ये जो 3954 है यह गाजियाबाद यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? गाजियाबाद है। और उसका जो जनसंख्या घनत्व कितना है 3954 है। तो ये चारों फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दिया गया राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो शहर है बुलंदशहर, तो बुलंदशहर में ही नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो नौवां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस नदी की जल उपयोगिता सर्वाधिक है? भारत की अगर बात किया जाए या उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, तो अगर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर पूरे भारत की भी लेकर हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया कावेरी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया गोमती, ऑप्शन नंबर सी दिया गया ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया गया गंगा। तो इस प्रश्न में अगर कोई नहीं भी पढ़ा रहेगा तो वो ऑप्शन नंबर डी पर ही करेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि जो गंगा नदी है वो सर्वाधिक सबसे लंबी नदी है, और इसके किनारे जो हैं देखिए बहुत ही जो आपके निकलते हैं, जब हिमालय से ही निकलती है वहाँ गंगा, वहाँ से तो उधर से ही देखते हैं जितने भी आपके उत्तरी मैदान हैं, भारत का जो उत्तरी मैदान है पूरा का पूरा जो इतना बड़ा सर्वाधिक क्षेत्रफल को लिए हुए हैं, उन सभी को उपजाऊ बनाने में कहीं ना कहीं से गंगा नदी का सबसे बड़ा योगदान है। और ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस के क्षेत्रफल को कवर करती है, जो जितनी नदियां हैं मतलब जितने फसलों का उत्पादन वगैरह है। तो इसलिए जो गंगा नदी है आपका राइट हो जाएगा। और सबसे लंबी नदी भी गंगा की बात होती है, इसलिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में लोग बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भूगोल के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूगोल के जनक कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हिकेटियस, ऑप्शन नंबर बी है लिबोजेर,
ऑप्शन नंबर सी है हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिकेटियस। हिकेटियस जो है वो भूगोल के जनक कहलाते हैं। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपके जो इंग्लिश के विषय हैं तो उनमें आपकी नई बुकें जो हैं एनसीईआरटी के सिलेबस लिए गए हैं, तो उसमें जो उसका आप कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। तो जिसमें भी तो आपका जो सिलेबस है वो देखिए चेंज हुआ है, इंग्लिश में इंग्लिश की बुक को भी लाया गया है, तो उसमें चैप्टर थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन घबराइए मत। प्लेलिस्ट में देखिए जाकर, वहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का जो वीडियोज़ है वो बनाया गया है। आप उन प्रश्नों को जाकर देखिए और खुद ही आप डिसाइड करेंगे कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो डीजे सर चैनल पर पहले जाइए, फिर वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से जाकर अपने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को, अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देख सकते हैं। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां हम लोग का प्रश्न है, संसार में किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है? संसार के किस देश में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह प्रश्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से लिंगानुपात आपका चैप्टर है भी आपके पास, और साथ ही साथ यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भूटान, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है लाटविया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अफगानिस्तान, और साथ ही साथ ऑप्शन नंबर डी जो इसमें है वो भारत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, लाटविया। देखिए याद रखिएगा कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या की बात होती है लिंगानुपात में, तो 1187 जो महिलाएं हैं वो प्रति 1000 पुरुष पर हैं। कहाँ पर? लाटविया देश में। कितनी? याद रखिएगा 1187 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं, तो लिंगानुपात सर्वाधिक यहाँ पर है। तो 12वां जो प्रश्न है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपसे पूछता है कि कितना लिंगानुपात है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लाटविया तो है ही, लेकिन लाटविया का लिंगानुपात कितना है? तो 1087 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। धान की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रिटेन में फॉल्ट हो गया है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर आप याद रखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 20 आप 25 की जगह पर हो जाएगा, 25 की जगह पर 20 हो जाएगा। मतलब आप असेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो होता है वो अगर आदर्श तापमान रहता है धान की कृषि के लिए। तो 13वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में चलते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कपास उत्पादन में अग्रणी कौन है? ये भी पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य जहाँ कपास उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात राज्य जो है वो कपास उत्पादन में अग्रणी है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग महाराष्ट्र की बात होगी, जैसे छत्तीसगढ़ की बात होगी, तो वे राज्य जहाँ पर काली मिट्टी होती है। देखिए गुजरात का जो क्षेत्र है और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहाँ पर काली मिट्टी का जो अंश है वो बहुत ही सर्वाधिक है, इसलिए यहाँ पर कपास उत्पादन बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर होता है। तो गुजरात जो राज्य है, देखिए इस ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गुजरात। तो 14वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गुजरात। तो कपास उत्पादन में कौन है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा जो महाराष्ट्र है आपका वो भी कपास उत्पादन में सर्वाधिक। लेकिन इस ऑप्शन में जो निम्न में से जब कहता है ना, दिया जाता है, जब 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है तो उसी 4 ऑप्शन में आपको खोजना है। हो सकता है कुछ ऐसे भी राज्य हो जो इनसे भी ज़्यादा हो, लेकिन इस ऑप्शन में सबसे बेहतर कौन है? तो इस ऑप्शन में सबसे बेहतर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15 और हमारा आज के इस श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो 15वें प्रश्न में देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है कृषि उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है तिलहन उत्पादन से। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति को इसीलिए लाया गया था ताकि कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए, जो पैदावार है उस पैदावार को बढ़ाया जा सके। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभान्वित हुआ था कृषि उत्पाद में, वो गेहूं की कृषि को सबसे ज़्यादा इस क्रांति से फायदा हुआ था। तो 15वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि उत्पादन से।
तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 प्रश्न भूगोल के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप अपनी राय भी हमें जरूर देते रहें और अपने सुझाव भी दें हमें, और जो भी आपकी समस्याएं हैं सब्जेक्ट वाइज आप हमें कमेंट बॉक्स में नियमित रूप से बताते रहिएगा कि ये प्रश्न हम देखिए भूगोल पर मैं पार्टिकुलर अभी वीडियोज़ नहीं बनाया था, क्योंकि ये मेरा भूगोल पर पहला वीडियो है, तो मैं भूगोल के लिए भी वर्क करूँगा, क्योंकि कुछ मेरे प्रिय विद्यार्थी जो हैं, डियर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने इस विषय का अलग से डिमांड किया हुआ था। तो देखिए, जब आप बोलेंगे बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें ऐसा फीडबैक चाहिए, तो जैसा आप लोगों का फीडबैक आएगा उसी प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं, हमारी जो टीम होती है वैसे ही वर्क करती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और बेहतर तरीके से अपने अध्ययन को जारी रखें। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि पिछली बार की तरह बच्चों की तरह आप भी धोखा मत खा जाइएगा कि हम लोग का प्री बोर्ड में अच्छे से नहीं देना है, बोर्ड की तैयारी करेंगे। प्री बोर्ड को भी आप बोर्ड समझ कर ही तैयारी करिए और अपनी नियमित रूप से स्टडी को जारी रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।